नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। दोनों राज्यों की कुल 16 सीटों पर क्या मुद्दे हावी हैं, साथ ही यहां पर जातीय समीकरण कितना प्रभावी है और पिछले चुनाव का वोटिंग ट्रेंड का क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। बात मध्य प्रदेश की करें तो मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भिंड, विदिशा, गुना, सागर, बैतूल और राजगढ़ में कल मतदान होगा। इन 9 सीटों में मुरैना, ग्वालियर और राजगढ़ में मुकाबला कड़ा है, जबकि भोपाल, विदिशा, गुना, सागर, बैतूल और भिंड में बीजेपी काफी मजबूत है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में परेशानी इसलिए है क्योंकि यहां जातिगत समीकरण हावी है और वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहा है, बल्कि यहां भी बीजेपी के लिए थोड़ा टक्कर है, चुनौती है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। 7 सीटों में कोरबा और जांजगीर में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। सरगुजा में हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई से लोगों में नाराजगी है, तो वहीं कोरबा में प्रदूषण और यातायात की समस्या बड़ा मुद्दा है। रायपुर और राजगढ़ में लोग खराब सड़कों और पानी को लेकर, रोजगार को लेकर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि चंबल को छोड़कर इन सभी सीटों पर, यानी कि जितने भी कल के चरण में चुनाव होने, इन सभी सीटों पर क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाबूलाल शर्मा छत्तीसगढ़ से हैं। दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। दशकों से लंबा और पुराना अनुभव इन लोगों को रहा है। तो चलिए, आप ग्राफिक के जरिए देख रहे हैं कि तीसरा चरण है और तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें क्या मुद्दे हैं, क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर पहले से ही मजबूत स्थिति में बनी हुई है। तो सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे। सुरेश जी, अगर 9 सीटों का आकलन किया जाए मध्य प्रदेश में, तो उन 9 सीटों में अगर चंबल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि चंबल में जातिगत समीकरण हावी होते हैं, वहां पर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के द्वंद्व के बीच जाति का द्वंद्व एक बड़ा मुद्दा होता है। और आपने देखा 2018 में जाति का द्वंद्व किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वहां पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन अभी भी ये जाति का द्वंद्व है, चंबल में है, मुरैना में है, ग्वालियर में है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर सभी 9 सीटों की चर्चा की जाए तो आप कैसे देख रहे हैं इस चरण को? सुरेश जी, आपका फोन म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी भी सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी से हम एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर सीट से कौन किसके सामने खड़ा हुआ है। प्रवीण पाठक, भारत सिंह कुशवाहा, दोनों के बीच बता रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर टक्कर बनी हुई है। इन सब के बीच बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं। बीएसपी के उम्मीदवार जहां पर खड़े हुए हैं, चाहे वो मुरैना की बात हो या फिर बात ग्वालियर की हो, वहां पर यह देखा जा रहा है कि बीएसपी कितने वोट काटती है। एक तरफ मुरैना में रमेश गर्ग खड़े हुए हैं और ग्वालियर में कल्याण गुर्जर खड़े हुए हैं। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण जातियां हैं, दोनों का जातिगत समीकरण भी अपना अलग है। ये बड़ा कारण है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें राजगढ़ की, तो राजगढ़ में 2 तरफा लड़ाई है। वहां पर या तो दिग्विजय सिंह है या फिर रोडमल नागर हैं। दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि बीजेपी अच्छी स्थिति में है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने भी वहां खासी मेहनत की है, जनता के बीच गए हैं, लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि उनकी जो छवि है वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। तो सभी 9 सीटों पर एक बार समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। जी, मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें जिनका कल मतदान होना है, वो सारी की सारी भाजपा के पास है। और इस समय भी ऐसी स्थिति दिख रही है कि बहुत ज्यादा कोई टक्कर जैसी स्थिति नहीं रहेगी 2 सीटों को छोड़ करके। पहली सीट जो है वो मुरैना की है। आप खुद ही कह चुके हैं कि वहां जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, लेकिन
वहां पर विजयनगर, विजयपुर और श्योपुर 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जिनके समीकरण अब बदल गए हैं। इसलिए वहां के बारे में जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में आते हुए दिख गए हैं। अन्यथा ये बात बिल्कुल सही है कि सिकरवार परिवार का बड़ा प्रभाव था, जिसके कारण वहां एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वहां से चुनाव जीता था, आप तो स्वयं उस संबल अंचल से ही आते हैं, आपको जानकारी है। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह जी ने चुनाव जीता था, उसी तरीके से मुरैना का चुनाव निश्चित रूप से भाजपा जीतने का प्रयास करती। जहां तक राजगढ़ का प्रश्न है, दूसरी ऐसी सीट है जिसमें थोड़ा सा हमको या किसी को भी ये लगेगा कि दिग्विजय सिंह जैसा दिग्गज व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले हमें 2-3 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये कि दिग्विजय सिंह ने लोकसभा का एक चुनाव जीता 1984 में, जब इंदिरा जी की हत्या के बाद का समय था, और वो सीट मूलतः जनसंघ की है। आपको याद होगा बसंत कुमार पंडित वहां से जीता करते थे, जगन्नाथ राव जो कर्नाटक के थे वो वहां से चुनाव जीते थे। और जो 84 में दिग्विजय सिंह जी ने जब वहां से चुनाव लड़ा तो दिग्विजय सिंह जी फ्रेश थे, 84 का मामला था और राजघराने के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन अगला ही चुनाव 91 वाला, वहां उन्होंने जो है वेद प्रकाश गोयल जी को जो है कैंडिडेट बना करके भेजा, जो वर्तमान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पीयूष गोयल जी के पिताजी हैं वो। तो उनके लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हमें स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। तो प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने वहां से चुनाव लड़ा था, उनके सामने दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा। दिग्विजय सिंह जी 58,000 समथिंग वोटों से हार गए थे जी। ये 91 का। इसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी ने अगला जो चुनाव लड़ा वो बड़ा ही रोचक परिणाम था। आपको सबको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह जी से वहां से मात्र 1470 वोटों से जीते थे जी। और उसके बाद वो 33 साल तक जो है राजगढ़ में नहीं गए। तो ये मान करके चलना चाहिए कि एक फ्रेश दिग्विजय सिंह, एक जो मुख्यमंत्री के बनने वाला उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय 91 में, तो 91 में प्रदेश अध्यक्ष जैसा जलवा बखेरने वाले दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पदयात्रा करके मध्य प्रदेश को नापा था, वो मात्र अपने क्षेत्र से 1470 वोट से जीत पाए थे। अब तो दिग्विजय सिंह जी वैसे है ही नहीं। राजगढ़ जो है वो मैं पहले ही कह चुका हूं जनसंघ मानसिकता की सीट है, और जनसंघ मानसिकता की सीट का मतलब ये होता है कि हिंदू समाज के खिलाफ जितने ज्यादा वक्तव्य कोई देगा उतना ही ज्यादा राजगढ़ में हारेगा। तो दिग्विजय सिंह जी की जो वहां जो प्रस्तुतिकरण है या वहां के लोगों का जानकारी है वो इसी प्रकार की है कि हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, बातें करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। अब इसका एक बड़ा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने वहां अपनी भाषण था राघोगढ़ लोक विधानसभा क्षेत्र, जो उनका बेटे वहां से विधायक है, उसके अंदर उन्होंने भाषण दिया। तब जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी किसको याद नहीं है। तो मंच पर बैठे उनके भाई ने ही हाथ उठाया था। अब उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरे भाई को ही मेरी गारंटी, हमारी पार्टी की गारंटी नहीं पता तो किसको गारंटी पता होगी। अब मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात रोक रहा हूँ। बाबूलाल जी शर्मा आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है जितनी बार भी राजगढ़ से जीती है, उनका किसी बार भी 1 लाख के करीब नहीं पहुंचे। यानी ज्यादा, एक बार जीते 26,000 से, एक बार जीते 56,000 से, एक बार जीते 65,000 से, एक बार जीते 36,000 से, और एक बार जीते 24,000 से। ये राजगढ़ का पैटर्न है। यदि कांग्रेस जीती है तो 50-55,000 से ऊपर नहीं गई है। लेकिन रोड मल्लागर पिछली बार जीते, यानी 2014 में 2,28,000 वोट से। इसी प्रकार उन्होंने पिछला चुनाव जीता 4,31,000 वोट से। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी की जीत का वैसा वातावरण बनेगा। एक सवाल, चूंकि दिग्विजय सिंह जी की बात चल रही है तो मैं सुरेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह को भी पता है कि बीजेपी इस चुनाव में किससे हथकंडा बना रही है, इसलिए वो सभाओं में ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पर्चा भी छपवाया है। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नहीं है, नर्मदा की परिक्रमा उन्होंने की है, वो उनके घर में राम का मंदिर है, वो राम की पूजा करते हैं, वो राम के अनन्य भक्त हैं। अपनी इस छवि को वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं और मैं पूजा पाठ भी करता हूं। क्या उनकी इस अपील से, उनके इस पर्चे से कुछ फर्क पड़ पाएगा? नहीं, उनके जमाने के लोग चले गए जो फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग नहीं बचे जो उन्हें राजा समझते थे और विश्वसनीय समझते थे। मुझे लगता है इस वाले पर्चे की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली मैं, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। और आने वाले समय में हम जब चुनाव परिणाम के बाद बात करेंगे तो मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भोपाल जैसी परिस्थिति के आधार पर चुनाव जीत का परिणाम होने वाला है। वाकई तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि 2019 में जो परिणाम निकल कर रहा राजगढ़ में भी, क्योंकि ग्वालियर और मुरैना के साथ साथ राजगढ़ पर भी
कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद की गुंजाइश नहीं है, जैसे कि समीक्षा सुरेश जी कर रहे थे। मैं चलूंगा बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ में 7 सीट हैं और ये कहा जा सकता है कि इन सीटों के बाद, यानी कि कल के मतदान के बाद, वहां के नेता, वहां के प्रशासन एक तरह से सुकून की सांस ले सकता है, क्योंकि उसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर कोई चुनाव नहीं है। छत्तीसगढ़ का की सभी सीटें करीब करीब पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर वहां के चुनाव को देखा जाए तो बाकी सारी सीटों से तो कोई उम्मीद है नहीं है, चाहे वो रायपुर हो या फिर दुर्ग हो या फिर कोरबा हो। हाँ, कोरबा में जरूर उम्मीद की जा रही है। कोरबा और जांजगीर, ये ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर टक्कर हो सकती है। अब बिलासपुर और रायगढ़ में तो उम्मीद कोई है नहीं है। रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल सबको पता है कि जीत ही जाएंगे, वो अपना मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है चरणदास महंत का जो इलाका है, जिसे अभेदगढ़ अभी तक माना जा रहा है, उनकी पत्नी वहां से खड़ी हुई है, तो क्या जांजगीर चांपा, जहां से के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री खड़े हुए हैं, वो शिव डहरिया और कोरबा, क्या ये कांग्रेस कुछ यहां पर कर पाएगी? देखिए, जो पिछला दौर था चरणदास महंत जी का, वो पावर तो आज नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती सूरज पांडे ने पैदा की जरूर है, लेकिन टक्कर तगड़ी है। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कोई निर्णय आने वाला है कि कांग्रेस के पक्ष में ही निर्णय जा रहा है या भाजपा के पक्ष में ही निर्णय जा रहा है। सूरज पांडे ने एक चुनौती खड़ी की है, और जिसका जो है सफल राजनीतिज्ञ होने के नाते चरणदास महंत ने काफी प्रयास किए हैं कि वो सीट वापस उनके हाथ में आए। उसके पूरे प्रयास उनकी तरफ से हुए हैं। जहां तक 7 सीटों का सवाल है या 11 सीटों का सवाल है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, हम 11 की 11 सीट जीतेंगे, इसमें थोड़ा लोगों को शंका है कि 11 की 11 सीट इस बार जीतेंगे। और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि 4 सीटों पर हम कम से कम जो है कहीं न कहीं बाजी मारेंगे, और उन्होंने उस हिसाब से मेहनत भी की है। पैसे की कमी रहते हुए भी काफी मेहनत लोगों ने की है, पैसे की कमी को बर्दाश्त किया है, उसका भी जुगाड़ किया है, जुगाड़ करके जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और जहां तक सवाल है कोरबा का तो मैंने कह दिया, 74% जो है पोलिंग हुई थी। इस बार देखिए पोलिंग की क्या स्थिति होती है वहां, वो बताएगी। रायगढ़ में जो है कोई उम्मीद जो है कांग्रेस ने पाली नहीं है, क्योंकि स्थितियां वहां बहुत अच्छी नहीं है, भाजपा पक्ष में दिखाई दे रहा है। रायपुर तो क्लियर कट लोगों की, किसी अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की, किसी ने भी नहीं कहा कि ब्रिजमोहन हार सकते हैं। कट्टर कांग्रेसी कोई हो तो बात अलग है, लेकिन आम जनता जो कह रही है कि ब्रिजमोहन जीतेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा था। सरगुजा में कांग्रेस ने उम्मीद पाली हुई है, भले ही बाबा साहब इलाज कराने के लिए चले गए हैं, उन्होंने सरगुजा में उपस्थिति नहीं दी है, कम दी है, थोड़ा बहुत समय दिया है। लेकिन चिंतामणि महाराज का जो उलट पुलट है, जो उलटबाजी जो किया है उन्होंने, उससे लोगों में थोड़ी नाराजगी उनके प्रति है। और जो लड़की आई है सामने शशि सिंह, वो भी एक राजनीतिक परिवार से है। अजीत जोगी के समय में उनके पिताजी बहुत पावरफुल हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनकी लड़की है, तो वो एक सहानुभूति की लहर उनके प्रति हो सकती है। ये कांग्रेस को उम्मीद बनी हुई है। बाबूलाल जी, जांजगीर चूंकि बसपा के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, काशीराम भी यहां से एक बार सांसद बन चुके हैं, और शिव डहरिया क्योंकि उसी समाज से आते हैं, शिव डहरिया को वहां पर भेजा गया। बड़ा प्रयोग इस बार, बड़ा गौर करने वाला प्रयोग छत्तीसगढ़ में हुआ है कि दुर्ग के रहने वाले भूपेश बघेल वो चुनाव लड़ रहे हैं राजनांदगांव से, दुर्ग की रहने वाली सरोज पांडे वो चुनाव लड़ रही है कोरबा से, शिव डहरिया वो चुनाव लड़ रहे हैं अपना क्षेत्र छोड़कर जांजगीर से। जांजगीर कुछ संकेत दे पाएगा? देखिए, जांजगीर की सारी विधानसभा इस वक्त जो है कांग्रेस के झोली में है, इसलिए उनको उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और शिव डहरिया हालांकि जो है इधर उनकी बहुत बदनामी हुई है, बहुत सारे उनके खिलाफ माहौल बना है, बयानबाजी आई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उनकी वाइफ को कब्जा करने के आरोप लगे हैं। बहुत सारे बुराइयों के बाद भी जो है जिस कौम से वो आते हैं उस कौम में ऐसे बयानों और ऐसे बयानबाजियों का कोई खास असर हमको आज तक देखने में आया नहीं है कि वे उनकी जाति के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप को बहुत गंभीरता से लेते हों। इस आधार पर कांग्रेस को वहां भी एक उम्मीद है कि शिव डहरिया जो है वो स्थिति अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अपोजिशन में जो जांगड़े हैं, कमलेश जांगड़े, वो भी इसी कास्ट से हैं, इसलिए जो है टक्कर वहां पर भी है। और उम्मीद रखती है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी का तो कहना ही है कि 11 की 11 हमारी सीटें हैं। और दुर्ग जो है, दुर्ग में निश्चित रूप से थोड़ा विजय बघेल का पाला जरा भारी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हालांकि भूपेश बघेल ने बहुत मजबूती के साथ साथ दिया है राजेंद्र साहू का, पैसे से भी साथ मिला है और नैतिक साथ भी दिया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो कह नहीं सकते। बिलासपुर में बड़ा रोचक मुकाबला है। बिल्कुल 3-4 सीटों पर बड़ा रोचक मुकाबला है। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, अगर बात कर लें गुना की, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से हारे तो फिर उसके बाद एक अदन से कार्यकर्ता जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे, केपी यादव, उनको पार्टी ने टिकट दिया और अच्छी खासी शिकस्त केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी। उसके बाद तो फिर वो बीजेपी में आ गए। लेकिन बावजूद इसके सागर हो, विदिशा हो, भोपाल हो, राजगढ़ हो, बैतूल हो, गुना हो, ये वो सीटें हैं जिसमें कांग्रेस कभी सोच ही नहीं पा रही है कि हाँ हम कभी जीत पाएंगे या हम कभी बराबर पहुंच पाएंगे या हम कभी टक्कर दे पाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटों को बीजेपी ने मत दिया है कि हम जिसे खड़ा करेंगे, पार्टी जिसे खड़ा कर दे वो वहां से जीत के आ जाएगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। चाहे आप किसी भी बड़े नेता को, वहां से राहुल गांधी को लड़ा दो तो भी हार जाएगा। देखिए मनोज जी, दो बात स्पष्ट है। पहली बात यह है कि भाजपा जो है चुनाव हो या ना हो कार्यक्रम बनाए रखती है, कार्यकर्ता को सक्रिय रखती है, क्षेत्र में बराबर संपर्क रहते हैं। और आजकल तो ये जो हितग्राहीवाद चला है, उस हितग्राहीवाद के कारण जो है भाजपा ने ज्यादा अपने आप को सक्रिय रखा है। उसके पास 7 कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं। आजकल जो एक तरीका हो गया है कि कॉल सेंटर भाजपा ने भी बना लिए हैं। बार बार उनको ये एहसास कराया जाता है कि सरकार ने आपकी बड़ी मदद की है, आप भी सरकार का ध्यान रखिए। ये अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा एहसास कराया जाता है। तो भाजपा का जो कनेक्टिविटी है वो कांग्रेस की बनिस्बत ज्यादा है। एक तो टेलीफोन वाली यानी कॉल सेंटर वाली कनेक्टिविटी है, दूसरा जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से कनेक्टिविटी है। क्योंकि आप एक चीज का हमेशा, मैं समझता हूं सब लोगों को ये मालूम है कि जब भी आपके पास संख्या बल ज्यादा होता है कार्यकर्ताओं का, तो उसको नाराज होने से बचाए रखने के लिए आप उसको बांस पर चढ़ने और उतरने का काम देते रहिए, ताकि वो ये ना कहे कि भाई मैं तो ये काम जो है भाजपा आराम से करती रहती है। मैं बहुत बारीकी से उसको देखता रहता हूँ। लेकिन आप कांग्रेस की तरफ नजर डालिए कि कांग्रेस की तरफ से तो कोई कार्यक्रम ही नहीं आते। उसके कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ता की सक्रियता, अब ये हो सकता है उसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो, पर अब ऐसा नहीं सकता कि कार्यकर्ताओं की संख्या कांग्रेस के पास कम थी क्योंकि भाजपा ने 3-4 लाख लिए हैं उनके यहाँ से, तो इसका मतलब तो कम थे ही नहीं, कार्यकर्ता तो बहुत थे उनके पास। तो इसका मतलब इनके पास ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं है, फंड्स नहीं है और उनको एक्टिव रखने के लिए कोई इनके पास विजन नहीं है। दूसरा, आप एक चीज बहुत बारीकी से जिसके बारे में हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते, जैसे मान लो आप किसी भी असेंबली को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ असेंबली को देख लीजिए, मध्य प्रदेश असेंबली को देख लीजिए, जब भी ये कोई मुद्दा उठाते हैं तो इनका टारगेट सरकार कम रहती है, विधानसभा अध्यक्ष ज्यादा रहता है। तो आप पॉलिटिकल गेन यदि करना चाहते हैं तो सरकार को निशाने पर लीजिए। आप विधानसभा अध्यक्ष को निशाने पर लेंगे तो आपको पॉलिटिकल गेन नहीं होगा। अगली बात, आप बहुत बारीकी से देखिए कि आप और हम जो है ज्यादा निशाने पर आते हैं प्रवक्ताओं की बजाय। आप कभी भी आप डिबेट्स को देख लीजिए कि कांग्रेस का प्रवक्ता चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे भोपाल में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, वो हमेशा पत्रकार को निशाने पर लेने की कोशिश करेगा और इतना जो है कोशिश करेगा कि उनको इतना दलील करे ताकि वो हमारे पक्ष में बोलना चालू करे। तो ये एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा आपका होना चाहिए जनता का ध्यान, जनता के बीच में सक्रियता और सरकार को कटघरे में खड़ा करके बार बार ये एहसास कराना चाहिए कि सरकार को झटका दिया है और फिर ढीला छोड़ा है, झटका दिया है और ढीला छोड़ा है। अब जिन बड़े मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मित्र हमारे साथ जब भी कार्यक्रमों में बैठ के उठाते हैं, वो सारे मुद्दे 3-3 बार जनादेश ले चुके होते हैं। वही 15 लाख लाना है, वही 2 करोड़ नौकरी की बात है। तो कितनी बार आप रिपीट करोगे, क्योंकि ये कानून के अंदर से प्रवेश करती भी है कि नहीं करती है जनता के बीच में। आप महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा देख लीजिए, ये मुद्दा ये एहसास ही नहीं करा पा रहे कि महंगाई है, क्योंकि लोगों के पास जब तक वो बात जाती है तब तक इतनी हल्की फुल्की और कम वजनदार हो जाती है जिसका कोई, क्योंकि इनका कार्यकर्ता नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के बेसिक बात है कि भाजपा अपने उन क्षेत्रों में भी सक्रियता बनाए रखती है जिन क्षेत्रों में उसे मालूम है। जैसे विदिशा है, आप विदिशा पर नजर डाल करके देख लीजिए कि शिवराज जी ने ये कहा कि भैया मेरी विदाई भी ऐसी करो कि पूरा देश देखे। इसका अभिप्राय ये है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। आपने एक खबर प्रताप भानु शर्मा जी की नहीं सुनी होगी, मैं बड़ा मान करता हूँ, लेकिन एक खबर ऐसी चर्चा में नहीं आई कि उन्होंने फलां जगह जाकर के और ये विश्वास जताया होगा भैया हम भी जीतने के लायक। तो जब आप पहले दिन से ये तय कर लेते और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है लोकसभा का, यदि हम पूरे देश के सिनेरियो में देखते हैं, तब भी ये चुनाव कांग्रेस ने इस मानसिकता से लड़ाई नहीं कि उसको सरकार बनाना है। ये बड़ा आपने बहुत ठीक कहा कि विधानसभा चुनाव हो गए तब भी आप वही मुद्दे उठाते हो, नगर पालिका का चुनाव होगा तब भी वही मुद्दे उठाते हो, और लोकसभा का चुनाव आ जाएगा तब भी कांग्रेस वही मुद्दा उठाना चाहती है।
उनके जो स्टार प्रचारक जितने भी हैं वो सभी वही विषयों को उठाते हैं जो हर चुनाव में उठाते हैं, जनता की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। दूसरी चीज है कि कांग्रेस की पुरानी एक बीमारी है कि उनको लगता है कि किसी भी इलाके में एक सभा होगी और वो हाथ उठाएंगे, हाथ की वेव दिखाएंगे और उनको लगेगा कि बस लोग पागल हो जाएंगे और वोट डालने चले जाएंगे। जो एक कनेक्टिविटी का जिक्र किया है सुरेश जी ने, बीजेपी लगातार उनको व्यस्त रखती है पन्ना प्रमुख के माध्यम से। अगर पन्ने की जिम्मेदारी किसी को दे दी गई है तो वो सिर्फ वोट बूथ तक लाने का काम नहीं करेगा, बल्कि बूथ के अलावा अगर उनको आगे जाके पूरे 5 साल में अगर थाने की भी जरूरत है, अगर उनको पटवारी तहसीलदार से भी कोई परेशानी है, अगर उनको किसी शिक्षा विभाग से परेशानी है, तो उन मतदाताओं को लगता है कि एक आदमी है, सरकार का एक प्रतिनिधि है, भले ही वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है, लेकिन वो हमारी मदद करेगा, वो हमें वहां पर जाके एंटरटेन करेगा, हम उसको फोन कर सकते हैं। ये भरोसा और विश्वास है जो कि बाबूलाल जी कांग्रेस में नहीं है, और कांग्रेस इसे अब तक समझ ही नहीं पा रही है। वो बात अडानी अंबानी की करती है, वो एक गरीब खेत किसान में बैठा हुआ आदमी है, उसके ऊपर भी अडानी अंबानी जैसे मुद्दों को थोप रही है, यानी कि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। बाबूलाल जी, आपने क्या कहा, ठीक से सुनाई नहीं दिया मनोज जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हर चुनाव में एक ही मुद्दा उठा रही है और कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं की नहीं है। जो कनेक्टिविटी पन्ना प्रमुख के जरिए, शक्ति केंद्र के जरिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की है। तो ऐसे तो मान लिया जाए कि कांग्रेस वाकई गौण हो जाएगी अगर इसी ढर्रे पर चलती रही तो। देखिए इस वक्त क्या है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुत कट्टर लोगों को तो नहीं कहता मैं, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता जो है आधे मन से काम कर रहा है। सत्ता उनके पास है नहीं, सत्ता चली गई ऐसे जैसे पता ही नहीं चला कब फिसल गई। और स्थिति यह है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 5 साल और राज हम नहीं करेंगे। दो भावनाएं थी। तीसरी चीज ये है कि जो सम्मान, जो बात, जो कंटिन्यूटी जो है, वो कार्यकर्ताओं से संवाद की स्थिति बनी रहनी चाहिए, वो कमी होती जा रही है। मोहन मरकाम अध्यक्ष थे, उनको बदल दिया गया, दीपक बैज को ले आए। भले ही उन्होंने राजनीति के तहत कुछ भी किया, लेकिन इसका बड़ा फर्क पड़ा पार्टी के अंदर। मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर में मोहन मरकाम के समर्थक जो है वो अलग तरीके के हो गए और दीपक बैज के समर्थक अलग हो गए। और चंद्रशेखर शुक्ला जो मोहन मरकाम के समय में प्रभारी महामंत्री हुआ करते थे, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए क्योंकि अब दीपक बैज अध्यक्ष है, वहां उनकी चल नहीं रही है। तो ये जो सामान्य सोच के जो लोग होते हैं वो आधे मन से काम करते हुए रहते हैं। जब तक पावर रहता है तब तक काम करने की इच्छा रखते हैं, पावर नहीं रहता है तो वो आधे मन से काम करते हैं। तो वो स्थिति आज कांग्रेस के अंदर में देखी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ तक तो मैं तो समझ रहा हूँ कई नेताओं के मन में भी ऐसी भावनाएं चल रही हैं। वो बातें, हम लोग बातें करते हैं तो वो उस बात को प्रकट भी करते हैं, नाम नहीं ले सकते उनका। लेकिन क्या है कि जैसे अब आप पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा एक ढंग है, काम करने का ढंग है, एक रणनीति है उनकी। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख, ये सब सारी चीजें जो एक आदमी का 10 आदमी की जिम्मेदारी, जो बूथ तक लाना है उनको। लेकिन आपने एक ध्यान से देखा होगा प्रतिशत कम हुआ है। क्यों हुआ है? जबकि इतनी टाइट पोजीशन भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखी हुई है, इतना माइन्यूट मैनेजमेंट रखा है कि एक आदमी 10 आदमी पे नजर रखेगा और उसको बूथ तक लाएगा। फिर कम क्यों हुआ? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब बहुत सारे प्रश्न हैं। और वो बाबूलाल जी, आपने वाकई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। समय कम है, संक्षेप में सुरेश जी से पूछूंगा। सुरेश जी, बाबूलाल जी ने कहा कि मत प्रतिशत कम हो रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम नेता दिल्ली से लेकर प्रदेश तक के ये कह रहे हैं कि साहब हमारे मतदाता तो वोट डाल रहे हैं। जो निराशा का भाव है वो विपक्ष के मतदाताओं में है कि भाई उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, नेता भाग गए तो क्या करेंगे वोट डाल के। क्या ऐसा ही है या समान भाव से दोनों ही पार्टियों के मतदाताओं में एक निराशा का भाव है इसलिए मतदान कम हो रहा है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि दोनों पार्टियों में निराशा का भाव है। ये बात सही है कि मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ी नहीं रही है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण नहीं है। दूसरी बात एक बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा टारगेट जो है वो अल्पसंख्यक मतदाताओं की तरफ है। पूरे देश भर का आप इस चुनाव का राजनीतिक मायने निकाल करके देख लीजिए। लेकिन आपने एक उस वाक्य को सुना होगा, मैं आज 35 वर्ष हो गए मुझे ये सब देखते देखते, मैंने कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए नहीं देखा कि मेरे जीते जी मुस्लिम समाज को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। मोटे तौर पर हम खबर लिखते हैं तभी लिखते हैं कि
एक जाति विशेष या समुदाय विशेष के लोग ऐसा करके समुदाय विशेष लिखते हैं मोटे तौर पर। हमने अल्पसंख्यक और मुस्लिम लिखना ही मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लिखा होगा, ना आपने लिखा होगा, ना बाबूलाल सर ने लिखा होगा। तो ये एक ऐसा पैटर्न, ये क्यों हुआ ये सब, मैंने इसके ऊपर बड़ा मंथन किया। आप पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने एंटी बीजेपी वोट दिया, उन्होंने बोला नहीं, उसके कारण वामपंथी कांग्रेस दोनों हार गए। आप कर्नाटक का देख लीजिए, 5% जेडीएस का वोट था, वो सारा का सारा कांग्रेस पे चला गया, और उसके बाद मुल्ला मौलवियों ने खड़े होकर के कहा कि हमने तो 5 मंत्री पद चाहिए, एक उप मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि हमने तो भाजपा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया है। ये एक पैटर्न जो निकल करके आया था, उसका ये प्रतिकार है कि आप देश के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते, तय कर लीजिए। ये संदेश देने की आवश्यकता नहीं है भारत में कि आप, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं इसको शॉर्ट में कि जनसंघ की नीतियों के आधार पर भाजपा ने अपने कदम इस चुनाव में 2024 के चुनाव में बढ़ाए हैं। इसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस जो है, जिस मुस्लिम समुदाय के कारण अपने वोट को बढ़ाने की अपेक्षा रखती थी, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने वोट डालने में अपने पांव खींचे। आप बड़ी बड़ी कतारें आपने मतदान केंद्रों पर नहीं देखी। पहले मुस्लिम महिलाओं की कतारें हम लोग टीवी पे दिखाते थे, मुस्लिम लोगों की दिखाते थे, ऐसा आपने इस बार के चुनाव में कुछ दिखाई नहीं दिया। इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि भाजपा ने अपने वोटर्स को डलाया। आपको याद होगा जबलपुर में वो भाभी चुनाव लड़ रही थी, तो इनकी सास बीजेपी अध्यक्ष की नड्डा जी की सास चुनाव जयश्री बनर्जी साहब, उस समय भयंकर बारिश हुई जबलपुर में, और मतदान जो है बहुत कम आकर के 40% के आसपास आ गया था, लेकिन वो बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती। तो इसलिए जो भाजपा का 370 का आंकड़ा है, वो 370 का आंकड़ा तो आपको तब मालूम चलेगा जब काउंटिंग होगी। बिल्कुल सही कहा कि 370 का आंकड़ा वो तब पता चलेगा जब काउंटिंग होगी, क्योंकि तमाम समीकरण आ रहे हैं, लेकिन जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप कोई भी परिणाम तक ना पहुंचे, कोई भी मन ना बनाए, क्योंकि हवा में तैरते हुए मुद्दों की बजाय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं और जमीन की हकीकत क्या है उसे भी बहुत बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। यह भारतीय राजनीति का एक नया स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश जी का, शुक्रिया करेंगे बाबूलाल जी का, जो इस पूरे परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।